हेलो बच्चों, मैं फैज़ल अली स्टडी वेव इंस्टीट्यूट से। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में सिलेबस समझाया था और मैंने आपको बताया था कि अगली क्लास में हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अपनी पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और बेसिकली आपकी बुक का यानी टी.एस. ग्रीवाल बुक अगर हम देखें तो उसमें ये सेकंड चैप्टर पड़ता है। तो हमारा चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की ये फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको पार्टनरशिप की मीनिंग समझाऊंगा, पार्टनरशिप के फीचर्स समझाऊंगा और पार्टनर्स के क्या क्या राइट होते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको सिलेबस समझाया था तो पहले आप जाकर फर्स्ट वीडियो देखें ताकि आपको सिलेबस के बाद अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है बच्चों, चलिए पार्टनरशिप हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम पार्टनरशिप को पढ़ने से पहले, उसके अकाउंट्स पढ़ने से पहले हमें पार्टनरशिप के बारे में थोड़ी सी थ्योरिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। और इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा है। पहले थ्योरी का पोर्शन हम थोड़ा सा अपना क्लियर करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पर जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए सबसे पहले जैसे कि हम पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। तो पार्टनरशिप का मतलब पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो पार्टनरशिप होता है वो हम किसके बिहाफ पर पढ़ते हैं, यानी कौन से एक्ट के बिहाफ पर हम पढ़ते हैं। बेटा ये पढ़ा जाता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ये पढ़ा जाता है। यानी हर जितनी भी हम चीज़ें पढ़ते हैं सबके लिए अलग अलग एक्ट बनाए। जैसे आगे जाकर हम कंपनीज़ एक्ट, कंपनीज़ की अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो वो हम कंपनीज़ एक्ट के तहत पढ़ेंगे। यानी जितनी भी हम अकाउंटिंग करते हैं बेसिकली हम उसके एक्ट के तहत करते हैं, यानी जो उसके लिए कानून बनाए उसके हिसाब से हम करते हैं। तो पार्टनरशिप के लिए कौन सा एक्ट बना हुआ है भाई? पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना हुआ है। जैसे जैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें कहेगा हम वैसे वैसे पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करेंगे। इसी एक्ट के अंदर सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन भी लिखी गई है। पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है पार्टनरशिप एक्ट के 1932 के सेक्शन 4 में इसकी डेफिनेशन लिखी गई है। पार्टनरशिप क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन क्या कहता है? रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स, पर्सन्स नॉट ओनली वन पर्सन। ये कह रहा है कि पर्सन्स, पर्सन्स का मतलब यानी कम से कम दो और ज़्यादा से ज़्यादा, अभी हम आगे आपको बताएंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कितने पर्सन हो सकते हैं। तो बेसिकली पार्टनरशिप कब हो सकती है? जब भाई कम से कम दो व्यक्ति हों या फिर ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप तभी संभव है जब कम से कम दो व्यक्ति तो होने चाहिए। रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड, जो एग्री हो चुके हैं, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो क्या मतलब बताया गया कि भाई जो पार्टनरशिप है वो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में क्या है, एक रिलेशन है, जो एग्री हैं, जो सहमत हैं, किस लिए? जो बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट होता है उसको शेयर करने के लिए। अगर मान के चलो मैं स्टडी वेव इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ तो स्टडी वेव इंस्टीट्यूट के अंदर दो पार्टनर हैं, साहिल सर और फैज़ल। ठीक है, तो साहिल सर और फैज़ल मिलकर स्टडी वेव इंस्टीट्यूट को चलाते हैं। तो भाई बिज़नेस के जितने भी अगर मैं बात करूं बिज़नेस के जितने भी फैसले होते हैं वो दोनों मिलकर लेंगे और बिज़नेस में होने वाला जो प्रॉफिट है वो जितना भी प्रॉफिट होगा वो साहिल सर और फैज़ल सर ही बांटेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा गया है? एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। कह रहा है कि या तो सारे पार्टनर मिलकर बिजनेस को चलाते होंगे या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उनके बिहाफ पर एक या उससे ज़्यादा पार्टनर चलाते होंगे। कहने का मतलब क्या है? हो सकता है कि बिज़नेस के अंदर साहिल कुछ दिन के लिए कहीं चला जाए तो भाई बिज़नेस को कौन कैरी करेगा? मैं कैरी करूँगा। इसी तरीके से अगर मैं गांव चला जाता हूँ, मैं कहीं घूमने के लिए चला जाता हूँ तो मेरे बिहाफ पर बिज़नेस के जितने भी फैसले होंगे वो सारे कौन लेंगे? साहिल सर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक बार और हम डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। कह रहा है पार्टनरशिप की डेफिनेशन, रिलेशन बिटवीन द पर्सन, कह रहा है लोगों के बीच में एक रिलेशन है, हु हैव एग्रीड टू शेयर, जो एग्री हो गए हैं शेयर करने के लिए, क्या? प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो वो उनमें से एक चलाता होगा बिजनेस को या उनके बिहाफ पर और पार्टनर उस बिजनेस को चलाते होंगे। तो ये डेफिनेशन कहाँ पे लिखी गई है? डेफिनेशन लिखी है पार्टनरशिप एक्ट 1932
2 के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ी पार्टनरशिप की, जो कई बार हमारे एग्ज़ाम के अंदर, बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर 1 नंबर के लिए हमें देखने के लिए मिलता है। चलिए आगे चलते हैं, ज़रा पढ़ते हैं कि हमारे पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स हैं। हमारे पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले नंबर पे जो फीचर्स लिखा है, 2 और मोर पर्सन, कह रहा है कि भाई साहब बिजनेस के अंदर कम से कम 2 बंदे तो होने चाहिए। अगर 2 बंदे नहीं है तो फिर पार्टनरशिप का बात की है। कम से कम तो 2 बंदे होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होने चाहिए, कह रहा है कि कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 100 पर्सन होने चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने बंदे होने चाहिए। पार्टनरशिप के अंदर ये बात नहीं लिखी, तो भैया ये बात कहाँ पे लिखी? ये बात लिखी है कंपनीज एक्ट 2013 अमेंडेड के अंदर लिखी हुई है। हमारा कंपनीज एक्ट बोलता है कि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर कम से कम 2 बंदे होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 100 बंदे होने चाहिए। लेकिन अगर आपका बिजनेस बैंकिंग का है, बैंकिंग का, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ कितने व्यक्ति होने चाहिए? 10 व्यक्ति होने चाहिए। तो आइए ज़रा हम पहला फीचर फिर से लर्न करें। कह रहा है कि भाई पार्टनरशिप के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। तो मिनिमम कम से कम 2 होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 100 होने चाहिए। लेकिन अगर आपका बैंकिंग का बिजनेस है तो कम ज़्यादा से ज़्यादा कितने होने चाहिए? 10 बंदे होने चाहिए। ठीक है, अगले नंबर पे चलते हैं। अगला फीचर्स हम देखते हैं कि अगला फीचर क्या है। अगले नंबर पे है एग्रीमेंट। क्या चीज़ है? एग्रीमेंट। आपको पता है कि अगर हम कोई पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही सिंपल सी बात है, मैंने और साहिल ने मिलकर जब हमने बिज़नेस को स्टार्ट करा तो हमें पता है कि भाई बिज़नेस में आगे जाके लड़ाई होते हैं, झगड़े हो जाते हैं, मन मुटाव हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट तैयार कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं कि भाई तू इतने देर काम करेगा, मैं इतनी देर बिज़नेस में काम करूँगा। ठीक है, मैं क्या क्या काम संभालने वाला हूँ, तुम्हारे को क्या क्या काम संभालना है। ठीक है, और बिज़नेस में जो प्रॉफिट होगा वो हम कैसे बांटेंगे, ये बात भी हम बोल देते हैं। देखो कई बार अच्छे दोस्त होते हैं तो उन्हें जो है कागज़ कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है भाई। उनकी अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो वो आपस में बातचीत करके सहमति कर लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं ओरल। यानी आपने किसी कागज़ पर एग्रीमेंट नहीं बनाया, बल्कि आपने ओरल सहमति कर ली। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि भाई ओरल एग्रीमेंट है। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को किसी कागज़ पर लिख देते हो, इसी चीज़ को अगर आप सही ढंग से उतार देते हो कि भाई हमारे बीच जो एग्रीमेंट है ये इतने देर काम करेगा, इस पार्टनर के ये राइट है। ठीक है, ये पार्टनर बिजनेस में इतना टाइम डिवोट करेगा, जो प्रॉफिट होगा वो हम इस रेशो में बांटेंगे। तो अगर इस बात को आप लिख देते हो तो भाई उसे हम क्या बोलते हैं? रिटन एग्रीमेंट। और रिटन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो याद हो गया, हमने 2 फीचर्स पढ़े, 2 और मोर पर्सन होने चाहिए और एग्रीमेंट होना चाहिए। विदाउट एग्रीमेंट कैसे हो पाएगा पार्टनरशिप फर्म में भाई? अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बिना है तो लड़ाई झगड़े के लिए आप तैयार रहो फ्यूचर के अंदर। ठीक है, अगले नंबर पे है लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। लॉफुल बिजनेस का मतलब क्या है? लॉफुल बिजनेस का मतलब है कि भाई जो हमारा बिजनेस है, हमारा जो बिज़नेस है वो लॉफुल होना चाहिए। आप किसी भी ऐसे बिज़नेस के पार्टनर नहीं बन सकते जो लॉफुल ना हो। भैया लॉफुल का मतलब क्या होता है? जो कानून की नज़र में सही बिज़नेस होते हैं उनको हम लॉफुल कहते हैं। तो भैया अनलॉफुल बिज़नेस कैसे होते हैं? जैसे गांजा बेचने का बिज़नेस क्या लॉफुल है क्या इंडिया के अंदर? नहीं। अगर आप किसी की सुपारी ले लेते हो कि भैया मैं उसे मार के आ जाऊँगा, बताइए ये कोई पार्टनरशिप है? ये कोई पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके के अनलॉफुल बिजनेस हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो लॉफुल होना चाहिए, यानी ऐसी चीज़ों का बिजनेस होना चाहिए जिसका हमारा समाज इजाज़त देता है, जिसके हमारा कानून, हमारी गवर्नमेंट जिस चीज़ की इजाज़त देता है, वो ऐसे बिजनेस हमारा होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भाई प्रॉफिट शेयरिंग, क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट शेयरिंग। बिजनेस के अंदर जितना भी प्रॉफिट होता है उसको हम शेयर करते हैं। अगर किसी पार्टनर के द्वारा बिजनेस में प्रॉफिट को शेयर नहीं किया जाता तो वो फिर पार्टनरशिप नहीं कहलाते। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि मेरे बिज़नेस के 2 पार्टनर हैं, मैं और साहिल सर। ठीक है, यानी कि फैज़ल और साहिल।
ठीक है। हम हमेशा जितना भी पैसे हम कमाते हैं तो मैं साहिल को प्रॉफिट नहीं देता, बल्कि मैं साहिल को हर महीने 20,000 रुपये दे देता हूँ। या तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, मैं साहिल को हर महीने क्या कर देता हूँ, 20,000 रुपये दे देता हूँ। तो मैं साहिल को प्रॉफिट थोड़ी ना दे रहा हूँ, मैं तो साहिल को सैलरी दे रहा हूँ। और अगर मैं किसी व्यक्ति को सैलरी दे रहा हूँ और उसको पार्टनर के सारे राइट दे रहा हूँ, तो समझ जाओ कि वो पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं है। पार्टनर तभी कहलाएगा जब उसको प्रॉफिट शेयरिंग में हम उसको क्या बनाएंगे, हिस्सेदार बनाएंगे। ठीक है। तो जब तक हम किसी पार्टनर को प्रॉफिट के अंदर शेयर नहीं देते, तब तक वो हमारा पार्टनर, बिजनेस का पार्टनर नहीं कहलाएगा। ठीक है बच्चों। तो क्या कहता है प्रॉफिट शेयरिंग भैया कैसे करना है। अगर हमने पार्टनरशिप डीड बना रखा है, यानी हमने पार्टनरशिप के टाइम हमने बोल रखा है कि भाई जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा। जैसे मान के चलो हमने बोला कि 1:1 मिलेगा, तो आधा प्रॉफिट मिल जाएगा। हमने लिखा कि भाई 1:2 मिलेगा, तो उसके हिसाब से मिलेगा। अगर आपने डीड बना रखा है तो डीड के अकॉर्डिंग आपको पार्टनर को क्या देना पड़ेगा, प्रॉफिट। अगर आपने डीड नहीं बना रखा, अगर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं बना रखा, तो इक्वल प्रॉफिट आपको पार्टनर को देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे 2 पार्टनर है तो 1:1, अगर 3 पार्टनर है 1:1:1, यानी वो प्रॉफिट 3 हिस्से में बढ़ जाएगा। 4 पार्टनर है तो प्रॉफिट 4 हिस्सों में इक्वल सबके हिस्सों में चला जाएगा। ठीक है। अगले नंबर पे बोलता है बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। या तो वो बिज़नेस उनमें से कोई एक पार्टनर चलाता होगा या उनके बिहाफ पर और पार्टनर चलाते होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर प्रिंसिपल और एजेंट वाला रिलेशन होता है, यानी पार्टनर ही प्रिंसिपल्स होते हैं और पार्टनर ही एजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये हमने फीचर्स और पार्टनरशिप की डेफिनेशन कवर करी। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा राइट ऑफ पार्टनर्स, कि भाई पार्टनर के क्या क्या राइट होते हैं। अगर मैं किसी फर्म के अंदर पार्टनर हूँ, अगर मैं किसी फर्म के अंदर पार्टनर हूँ तो मेरे पास क्या क्या अधिकार हैं उस फर्म के अंदर। तो देखते हैं। एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू, हर पार्टनर को ये राइट है पार्टिसिपेट इन दी मैनेजमेंट, कि वो बिज़नेस के मैनेजमेंट यानी रख रखाव में हिस्सेदार बनेगा। यानी बिज़नेस के अंदर जितने भी फैसले लिए जाएंगे उन फैसलों के अंदर वो भी हिस्सेदार होगा, यानी उसकी बात भी मानी जाएगी। उसके कंसल्ट के बिना कोई काम नहीं हो सकता। अगले नंबर पे क्या राइट है, कंसल्टेड द अफेयर्स ऑफ द बिज़नेस, यानी बिज़नेस में होने वाले जितने भी अफेयर्स हैं, यानी जितने भी हम फाइनेंशियल डिसीज़न लेते हैं या कोई और डिसीज़न लेते हैं, उसके लिए उससे कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है। हर पार्टनर से कंसल्ट करना पड़ेगा, यानी उसकी राय और उसकी सहमति भी लेनी पड़ेगी। तो 2 राइट हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े। तीसरा राइट क्या कहता है, कह रहा है एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द अकाउंट। कोई भी पार्टनर बिजनेस की बुक्स को, बैलेंस शीट को, ट्रेडिंग अकाउंट को, ठीक है, P&L अप्रोप्रिएशन को चेक कर सकता है कि भाई फर्म के अंदर कितना खर्चा हो रहा है, फर्म के अंदर कितनी इनकम हो रही है। ठीक है। फर्म किन किन मुद्दों पर पैसा खर्च कर रही है, कहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, सारी चीज़ें चेक करने का उसके पास अधिकार है। देखो लॉजिकल सी बात है, अगर आप किसी फर्म के अंदर पार्टनर होगे तो आप चेक नहीं करोगे क्या, बिल्कुल करोगे। ठीक है। अगला राइट क्या कहता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। कह रहे कि भाई जितना भी प्रॉफिट होगा उसको शेयर करने का उसके पास अधिकार है। ठीक है। अगर लॉस होता है तो वो भी उसको बियर करना पड़ेगा, मना नहीं कर सकता कि मैं लॉस नहीं दूंगा। ठीक है। जो भी एग्रीमेंट में जैसा भी हमने डिसाइड करा है उसके हिसाब से उसको लॉस भी बियर करना पड़ेगा। अगले नंबर पे रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर उसने फर्म को कोई लोन दिया हुआ है, अगर पार्टनर ने अपना कोई प्राइवेट पैसा लोन के रूप में फर्म को दिया हुआ है तो उसे 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, अगर वहाँ पर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। अदरवाइज़ जो हमने डीड में, जो हमने लोन लेते टाइम उससे डिसाइड करा होगा उतना इंटरेस्ट हमें उसे देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे किसी पार्टनर से फर्म ने लोन लिया और बोला कि भाई हम तुम्हें 10% क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे, तो 10% देना पड़ेगा। अगर हमने कुछ डिसाइड नहीं करा लोन लेते टाइम तो उसको 6% हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा, पार्टनर को। ठीक है। अगले नंबर पे है नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जितने भी पार्टनर फर्म के अंदर है
हम उन पार्टनर से पूछे बगैर कोई भी नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एंटर नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर स्टडी वेव इंस्टीट्यूट के दो पार्टनर हैं, फैज़ल और साहिल चाहता है कि मेरा कोई दोस्त इंस्टीट्यूट के अंदर नया पार्टनर बन जाए, तो जब तक मेरी सहमति नहीं होगी, यानी फैज़ल की सहमति नहीं होगी, वो नया पार्टनर बिजनेस के अंदर नहीं आ सकता। तो एक पार्टनर का राइट ये भी है कि उसकी इजाज़त के बगैर कोई भी नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एंटर नहीं हो सकता। अगले नंबर पे क्या राइट है? राइट टू रिसीव, राइट टू रिटायर। कह रहा कि जो उसका एक राइट ये भी है कि वो बिज़नेस से रिटायर हो सकता है, लेकिन ये रिटायर कब हो सकता है? आफ्टर गिविंग अ नोटिस। जब तक वो प्रॉपर नोटिस नहीं देगा बिज़नेस से रिटायर नहीं हो सकता। तो प्रॉपर नोटिस देकर वो बिज़नेस से रिटायर भी हो सकता है। चलो बच्चों, आज हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के 3 अहम चीज़ें पढ़ी, जिसमें पहले नंबर पे था पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है, दूसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं। हालांकि अलग अलग बुक में फ़ीचर्स कुछ ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, कम ज़्यादा फ़ीचर्स भी हो सकते हैं, तो वो आप अपनी बुक से उसकी डिस्क्रिप्शन पूरी पढ़ सकते हैं और भी नॉलेज के लिए, ठीक है। और तीसरा जो टॉपिक हमने कवर करा वो था राइट ऑफ पार्टनर्स। अगली वीडियो में मैं मिलता हूँ आपसे, जिसमें मैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के कुछ नए टॉपिक्स आपके सामने, जो पार्टनरशिप डीड है वो हम पूरे अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को आगे अपने दोस्तों में जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी लिखा हुआ है, बच्चा मुझे व्हाट्सअप भी कर सकता है किसी भी डाउट के रिगार्डिंग, ठीक है बच्चों।